आज के इस वीडियो में बीए पार्ट प्रथम वर्ष की सभी छात्राओं का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपके पाठ्यक्रम में संकलित कविवर विद्यापति जी, उनका जीवन, उनकी रचनाओं और उनकी रचनाओं की प्रमुख प्रवृत्तियों का अध्ययन करेंगे। छात्राओं, हिंदी के आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, इन विविध कालखंडों में अनेक महत्वपूर्ण, जाने माने, प्रमुख, प्रसिद्ध कवि, लेखक, साहित्यकार, आचार्य जन्मे, उन्होंने रचनाएं की और उन रचनाओं के माध्यम से भारतीय जनमानस को प्रभावित भी किया, शिक्षा भी दी और उन रचनाओं से लाभ लेकर के बहुत कुछ जानने को मिला, सीखने को मिला। इन साहित्यकारों ने, कवियों ने हमारे साहित्य को विकसित किया, समृद्ध किया। ऐसे कवियों में अगर हम मैथिली के कोकिल विद्यापति जी का नाम नहीं ले तो उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। अतः विद्यापति जी भारतीय साहित्य की भक्ति परंपरा के एक प्रमुख स्तंभ है। अगर उनके बारे में ऐसे कहा जाए कि भक्ति काल के आधार स्तंभों में विद्यापति जी माने जाते हैं तो किसी भी प्रकार की अतिशयता या अतिशयोक्ति नहीं होगी। जिस प्रकार विद्यापति जी ने मैथिली भाषा का अपनी रचना में प्रयोग किया, अपनी रचनाओं में प्रयोग किया, उसको समृद्ध किया और जनमानस तक पहुंचाने का जो कार्य किया, इनसे पहले इस प्रकार देखने को नहीं मिल रहा था। मैथिली के जिस रूप के दर्शन होते हैं वो मध्यकालीन साहित्य की एक बहुत बड़ी देन के रूप में माना जा सकता है। विद्यापति जी ऐसे समय में, ऐसी परिस्थितियों में, ऐसे वातावरण में जन्मे, उस वातावरण में, उन परिस्थितियों में अनेक प्रकार के अंतर्कलह चल रहे थे, अनेक प्रकार से अंतर्विरोध चल रहे थे, अनेक प्रकार के संप्रदायों में आपसी संघर्ष चल रहे थे। ऐसे संघर्षपूर्ण वितंडतावाद, घोर समय में विद्यापति जी को शैव और वैष्णव भक्ति के सेतु के रूप में माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इन्होंने दोनों ही भक्ति धारा
के गुणों को, उनकी प्रवृत्तियों को, उनकी विशेषताओं को आत्मसात किया, स्वीकार किया और स्वीकार करके उनकी अच्छाइयों को, उनकी विशेषताओं को जनमानस तक पहुंचाने का कार्य किया। इसीलिए तो उन्हें वैष्णव शैव भक्ति धारा के सेतु के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसके अलावा उन्होंने मिथिला के लोगों को महत्वपूर्ण सूत्र दिया। अब हमारे मनस में एक प्रश्न उठता है कि कौन सा सूत्र दिया? तो विद्यार्थियों, उन्होंने सूत्र दिया था, देसिल बहिना सबजन चिट्ठा मिठा, सबजन मिठा। ये सूत्र देकर के उन्होंने उत्तरी बिहार में लोक भाषा की जनचेतना को जीवित करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। उन्होंने देशी भाषा को, मैथिली भाषा को लोकप्रिय बनाने का महत्वपूर्ण कार्य किया। मित्रों, हम उनके जीवन के बारे में चर्चा करें। उनका जीवन कब हुआ, कौन सी तिथि को हुआ, कहां हुआ, इस विषय में स्पष्ट रूप से कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी या सही नहीं होगा, क्योंकि इस विषय में विद्वानों में, शोधकर्ताओं में मतभेद है। कुछ लोग अपने अपने मतानुसार किसी तिथि को स्वीकार करते हैं, तो कुछ उसके आसपास दूसरी तिथि को स्वीकार करते हैं। हम इस फेर में ना पड़ के ये कह सकते हैं कि विद्यापति जी आदिकाल की समापन और भक्ति काल के प्रारंभ के बीच की जो समावधि है, उसमें जन्मे और उन्होंने अपनी साहित्य रचनाएं की तो उचित होगा। उनके विवाह के बारे में कुछ साक्ष्य ये बताते हैं, उत्तेड़ पोथी से ज्ञात होता है कि इनकी 2 पत्नियां थी। प्रथम पत्नी से इनके 2 पुत्र हुए, नरपति और हरपति, तथा जो दूसरी पुत्री थी, दूसरी पत्नी थी, उनसे एक पुत्री और एक पुत्र का जन्म हुआ। कालांतर में किसी कारणवश विद्यापति जी का परिवार विस्पी जो गांव था, नगर था, जहां इनका जन्म हुआ था, उसको हमेशा के लिए त्याग करके सौराठ गांव जो कि मधुबनी जिले में है, वहां आकर के बस जाते हैं और हमेशा के लिए यही निवासरत रहते हैं। तो मित्रों, उनके जीवन के बारे में इतना ही मिल पाया है। इसके अलावा अगर हम उनकी रचनाओं की चर्चा करते हैं तो उनकी रचनाएं अनेक भाषाओं में, संस्कृत में है, अवध में है और मैथिली में। लेकिन उनकी ये जो रचनाएं हैं ये विविध भाषाओं में हैं, क्योंकि इन्होंने अनेक राजाओं के राजाश्रय में अपना जीवन व्यतीत किया और उनके
राजाश्रय में रह करके उनका मार्ग प्रशस्त किया, उनकी सलाहकार रहे और यह भी ज्ञात होता है कि इन्हें इन राजाओं ने बड़ा सम्मान दिया, बड़ा मान दिया था। अगर हम इन राजाओं के बारे में जानना चाहें कि कौन कौन से राजाओं के राजाश्रय में विद्यापति जी ने जीवन यापन किया, तो देव सिंह को ले सकते हैं, कीर्ति सिंह को ले सकते हैं, शिव सिंह को ले सकते हैं, पदम सिंह को ले सकते हैं, नरसिंह को ले सकते हैं, धीर सिंह को ले सकते हैं, भैरव सिंह को ले सकते हैं, चंद्र सिंह को ले सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने 3 रानियों के सलाहकार के रूप में भी कार्य किया। इन 3 रानियों में लक्ष्मा देवी है, विश्वास देवी है तथा तीसरी रानी है मित्रों धीरमती देवी। तो इन तीनों रानियों का सलाहकार के रूप में कार्य करते हुए इन्होंने इन तीनों का मार्ग प्रशस्त किया। इन तीनों रानियों के अलावा इन्होंने भारतीय जनमानस को उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए उसमें चेतना, नवीन चेतना लाने का कार्य भी किया। अब हम उनकी रचनाओं को देख सकते हैं। उन्होंने संस्कृत में पुरुष परीक्षा, भू परिक्रमा, लिखनावती, सेव सर्वस्व सार प्रमाण, भूत पुराण संग्रह, इसके अलावा उनकी गंगा वाक्यावली, विभाग सार, दान वाक्यावली, दुर्गा भक्ति तरंगिणी, गया पतलक, ये जो रचनाएं हैं इनकी ये संस्कृति है। इन संस्कृत की रचनाओं के अलावा अगर हम इनकी अवध भाषा में देखते हैं तो अवध में इनकी कीर्ति लता और कीर्ति पताका तथा शिव सिंह का राज्य वर्णन और युद्ध वर्णन महत्वपूर्ण है। इसके अलावा मैथिली भाषा में इनकी जो पदावली है बड़ी महत्वपूर्ण है और इस पदावली के कारण ही ये मैथिल के कोकिल कहलाते हैं। ये पदावली के जो पद हैं वो इस प्रकार लोगों के कंठहार बने कि चलते फिरते सोते बैठते लोग इन्हें गाया करते थे, इतने लोकप्रिय हुए और आज भी मिथिला में इनको बड़े प्रेम से, बड़े सम्मान के साथ गाए जाते हैं। मित्रों, जिस प्रकार विद्यापति जी की जन्म के बारे में मतभेद है उसी प्रकार उनकी मृत्यु के बारे में भी मतभेद है। कुछ विद्वान इनके मृत्यु काल को 1440 मानते हैं, कुछ 1460 मानते हैं, कुछ 1352 मानते हैं, कुछ 1448 मानते हैं। इन विद्वानों में ले सकते हैं आप नगेंद्र गुप्त जिन्होंने 1440 को माना है। उमेश मिश्र को लीजिए, उन्होंने 1466 को इनका मृत्यु काल माना है। डॉक्टर सुबोधर झा की चर्चा करें तो उन्होंने कहा है कि इनकी जो मृत्यु का समय 1352 से लेकर के 1448 के बीच है। और इसी प्रकार विमान बिहारी मजूमदार को लीजिए, उन्होंने 1460 को इनकी मृत्यु का समय माना। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है इनके जन्म और मृत्यु के बारे में निश्चित तिथि का अभी तक कोई ज्ञान किसी को नहीं है। तो मित्रों, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम उनकी पदावली के पदों का अध्ययन करेंगे, उनकी व्याख्या करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।